हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग आज आपका जो प्रोबेबिलिटी में 2024 में 12th क्लास में क्वेश्चंस आए थे आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में, तो वो सारे क्वेश्चंस को करने वाले। एंड मैंने आपका ना एक पीडीएफ बना रखी है। इन स्लाइड्स में मैं आपको क्या करूंगा, एक एक करके पहले क्वेश्चन शो करूंगा। और आपको पता है वेटेज कितना है आपका? 8 मार्क्स का वेटेज है इसका प्रोबेबिलिटी का। तो मोस्टली इसमें से क्या आता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा मार्क्स का इस साल वो ये रहा था, 1 मार्क्स का एमसीक्यू आता था, 3 मार्क्स का आपके क्या आते थे, एक क्वेश्चन आता था 3 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी का, और 4 मार्क्स का एक केस स्टडी आती थी। तो इस तरीके से 8 मार्क्स का आपके क्वेश्चन है। तो वी हैव अराउंड 5 to 6 सेट, 5 सेट्स है और एक हमारा कंपार्टमेंट का सेट है। तो वी हैव 6 एमसीक्यूज एंड अदर 3 मार्कर एंड आपका केस स्टडी वाले क्वेश्चंस है। तो सारे प्रैक्टिस करते हैं अपन लोग आज। तो पहले एक एक करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मैं एक बार स्लाइड शो कर देता हूँ। एंड ये आपके एमसीक्यूज है बेटा, आप पॉज करके आराम से एक बार क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज हैं आपके किसमें टोटल कंपार्टमेंट और जो 5 सेट्स है ऑल थ्रू द बोर्ड आपके, और ये आपके 3 मार्कर क्वेश्चंस है बच्चे, ठीक है, जिसमें से आपका जो रैंडम वेरिएबल हो गया एंड इवन कंडीशन प्रोबेबिलिटी और सारा का सारा इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये आपके 3 मार्क्स क्वेश्चंस। नाउ दीज आर द केस स्टडीज, ठीक है। केस स्टडीज के जो फिगर्स वगैरह मैं हटा देता हूँ, केवल आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, समझ में आ जाएंगी चीजें आपको। एंड ये आपकी क्या है, केस स्टडीज है। तो नहीं, केस स्टडी एक ही है, तो एक एक केस स्टडी के मैंने 3 क्वेश्चंस है ना, तो 3 स्लाइड्स में केस स्टडी चल रही है, तो ऐसा नहीं ज्यादा मत समझिए। केस स्टडी 5, हाँ 5-6 केस स्टडीज होंगी। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं आपका पहले क्वेश्चन से, ठीक है, जो हमारे पास एमसीक्यू है। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सर हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है वो किसके बराबर है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जब आपका बी हो चुका है उसके बराबर गिवन है। आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो हमारे पास फॉर्मूला था, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका, उसका फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसी के तो बराबर होगा। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां देखो, आपका क्वेश्चन में एक जगह ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, यहां पर भी ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, वो बी के साथ रिलेटेड है। यहां पर ए और ए कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन है। फिलहाल यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को देख सकता हूं, मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, ठीक है जी। आप देखो इसको वेन डायग्राम के थ्रू। ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या होगा, किसके बराबर होगा? कभी भी आप इस तरीके से फंस जाओ ना, तो आप वेन डायग्राम का प्रयोग यहां पे कर सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा? ए को छोड़कर बाकी चीजें, ए को छोड़कर क्या होगा सर? ये सारी चीजें, ठीक है। उसका इंटरसेक्शन में किसके साथ कर रहा हूं? बी के साथ कर रहा हूं। किसके साथ कर रहा हूं? बी के साथ। बी में क्या आ जाएगा बच्चे आपका? बी में आ जाएगा ये सारी चीजें, मैं ऐसे बना देता हूं। तो कौन सा रीजन दोनों में कॉमन है? ओनली बी। कौन सा रीजन कॉमन है दोनों में? देखो ध्यान से, केवल ये रीजन तो कॉमन है, ये वाला रीजन जो रेड मार्क्स है और जो आपका येलो मार्क्स है, उनमें ये तो कॉमन है रीजन जो मैंने व्हाइट के अंदर करा है। और ये कौन सा रीजन होता है? ओनली बी। कौन सा होता है बेटा? ओनली बी होता है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बेटा जी? इसको लिखा जाता है बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी करके लिखा जाता है। इसको कैसे लिखा जाता है? बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, इस तरीके से लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है सर आपको? तो अब आप क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तो ऐसे ही रहेगा बच्चे। तो इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको उठा के इधर ले आओगे तो ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा बच्चे, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा कोई ऑप्शन? हाँ ये है। यहां पर अगर इस 2 को नीचे भेज दोगे तो हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर इसके आ रहा है। तो आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है सर, ठीक है जी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन कैसे हुआ, इसके लिए आपको क्या चीज चाहिए? एक तो प्री रिक्विजिट ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूले पता है तभी आप काम कर पाएंगे। पहले फॉर्मूला लिखा, फिर आपके पास एक प्यारा सा रिलेशन आया। अब यहाँ पर यार इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? इसके लिए मैंने वेन डायग्राम का इस्तेमाल करा। अब इसके लिए आपको थोड़ा 11th के जो बेसिक्स हैं वो आने चाहिए, नहीं है तो यहाँ बता दिया, ठीक है। चलो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे बोलता है लेट ई बी एन इवेंट जिसका सैंपल स्पेस दे रखा है, ठीक है, ऑफ अ सैंपल स्पेस एस, देन आपसे बोला गया किसकी प्रॉपर्टी निकालनी है आपको, सैंपल स्पेस की। जब ई ऑलरेडी हो चुका है तो ध्यान सुनो, ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो सैंपल स्पेस क्या होता है बेटा, सैंपल स्पेस में सारे इवेंट आ जाते हैं। तो सैंपल स्पेस और इवेंट का आप क्या करोगे, अगर इंटरसेक्शन करोगे तो वापस से आपको क्या मिलेगा, वही इवेंट मिल जाएगा। इसका मतलब ऐसे समझो, आपका एक सैंपल स्पेस क्या है, आपने डाइस पे कि 1 2 3 4 5 6 आना, ठीक है। इवेंट क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, बोल रहा हूँ इवन नंबर आ जाए, क्या आ जाए बेटा, इवन नंबर आ जाए। तो मैं आपसे बोलूं दोनों का इंटरसेक्शन तो क्या होगा, वापस से ई तो आएगा बेटा, ठीक है। तो इवन ये बता रखा है, तो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लिखवा रखा है आप लोगों को। जब इनिशियली मैंने पढ़ाया था चैप्टर इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज का, वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रखा है कि किसी भी सैंपल स्पेस का जब हम प्रॉपर्टी निकालते हैं, जब इवेंट हो चुका है, तो वो हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है आपका, 1 के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको आप लोग। अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है ई और एफ आपके दो इवेंट से कुछ इस तरीके से ई और एफ की प्रॉपर्टी दे रखा है, ई यूनियन एफ की प्रॉपर्टी दे रहा है। आपको बोलता है कि निकालो प्रॉपर्टी ऑफ एफ जब ई हो चुका है। तो फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ क्या, एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ ई के बराबर होगा। तो इसका मतलब आपको ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। उससे पहले आपको कुछ चीजें दे रहा है आपको प्रॉपर्टी ऑफ ई यूनियन एफ किसके बराबर होता है, फॉर्मूला कहता है प्रॉपर्टी ऑफ ई प्लस प्रॉपर्टी ऑफ एफ माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर होता है। बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.4 गिवन है, इसकी वैल्यू 0.1, इसकी वैल्यू 0.3 है। ये आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, 0.4 आएगा, 0.4 में से 0.4 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ रहा है आपका, इट इज कमिंग 0। ये कितना आ रहा है, 0 आ गया। 0 अपॉन समथिंग विल बी ऑलवेज 0, तो आंसर 0 आ रहा है सर आपका सॉल्व करके, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो रही बात, बहुत सारी कॉपी कर लेंगे इसको। अगला सवाल करते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम रैंडम वेरिएबल। तो देखो रैंडम वेरिएबल के सवाल एनसीईआरटी में ना के बराबर है, नहीं है, मतलब है ही नहीं, 0 है सर। एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल का नहीं है, केवल छोटा सा टॉपिक दे रखा है। बट आप देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ये क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्टडीज। आपने कितना सेल्फ स्टडी करा, तुम्हारे स्कूल में कितना पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में कितना पढ़ा रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है चीजें, और तुमने कितनी प्रैक्टिस करी। तो देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको क्या बोलता है, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम एक्स वेरिएबल टेक्स द वैल्यू 2 2 2। अच्छा इसकी आपकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है सर। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रहा है इसका, किसी भी एक रैंडम वेरिएबल एक्स का प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, जहां पर आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यू 2 इज, इसका पूछ रहा है प्रॉपर्टी बेटा आपसे, इसकी रैंडम वेरिएबल 2 की क्या प्रॉपर्टी, 2k की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। तो सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, k की। कैसे निकालेंगे जी बताओ, किसको ऐड कर देंगे, किससे, यार ये गलत बात है ना, रिवीजन करना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है। पूरा आपका 2.5 घंटे से ऊपर क्लास ले चुका इस चीज पे मैं, ठीक है। स्पेसिफिकली ली थी इसी के लिए, और क्यों ले रहा हूं, बिकॉज 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 8 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी, उसमें जब सोचो आधा यही पूछ रहा है, आधी तुम्हारी पूरा चैप्टर है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। आपको बोला गया था इन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 है यार, ये हमें पता है। तो इन सबको जोड़ दो, 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस के प्लस 0.1 बराबर किसके होगा बेटा, 1 के होगा। इन सबको जोड़ो जरा, कितना हो जाएगा, 4k। 0.1 कितना हो जाएगा, 0.2, 1 में से माइनस कर दोगे 0.2 को, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, 0.8 हो जाएगा। k की वैल्यू हो जाएगी 0.8 अपॉन 4, तो कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू 0.2 आ गई। आपसे पूछ रहा है इसकी प्रॉपर्टी, 2 की प्रॉपर्टी तो 2k, तो 2 इंटू 0.2, तो 0. आपका 4 आ रहा है। चलो पॉइंट हटाते हैं, नीचे कितना आ जाएगा 10, तो कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 2/5, बी ऑप्शन है, ठीक है जी। बात समझ में आती है, इस तरीके से करना था बेटा। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या होता है, जो रैंडम वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज का सम होता है वो यूनिटी होता है, 1 होता है, समझ में आ रही बात। तो उसी की हेल्प से हम k निकाल लेते हैं हमेशा, फिर k के बाद आप सब हर जितने भी रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टी निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत सारी कॉपी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा आपका। इस पे आपसे बोलता है ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट
आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है। इसका तो आंसर सीधा सीधा क्या पता चल रहा है, डी होगा। क्यों होगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आई गेस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ये ए। इससे कैंसिल हो गया, इधर इधर भेजो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ठीक है जी, कॉपी कर लेंगे सर इसको, सॉरी। अगले सवाल पे आते हैं, ये तुम्हारा रीजन असर्शन। क्या बेटा आपका रीजन असर्शन है। तो आपसे बोलता है आर एंड एस आर टू इवेंट्स। आर और एस आपके क्या दो इवेंट्स हैं, कुछ इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर जब एस हो चुका है 1 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ग्रेटर देन 0, देन एस सबसेट होगा आर का। अच्छा चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर जब एस हो चुका है, ठीक है, किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बराबर 1 के है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एस किसके बराबर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस के। बात इतनी समझ में आती है। इसका मतलब तुम कह सकते हो कि जो आर का इंटरसेक्शन है एस के साथ वो एस के बराबर है। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि जो आर होगा ना बेटा, सॉरी, जो एस होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा आर का। मैंने कुछ गलत लिखा, नहीं लिखा, एस सबसेट होगा आर का। यही तो बात कह रहे हैं, सही तो निकल गया है। अगर ये चीज है ट्रू तो उसके बाद ये चीज होगी। वो मैंने इसको ट्रू मान के, ये इसको ट्रू मान के मैंने तुम्हारे सामने सॉल्व करा कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी इसके बराबर है, पी हटा दो, ये आर इंटरसेक्शन एस के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होता है भाई, दोनों का इंटरसेक्शन, अगर ए और बी दो सेट है, उनका इंटरसेक्शन वापस से कोई एक सेट आता है ना, तो इसका मतलब ये छोटा है, दूसरा वाला क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन कोई एक सेट आ रहा है तो छोटा ही है, दूसरा वाला बड़ा है, तो इसका ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप कह सकते हो कि भाई एस आर का सबसेट है, तो ये रिजल्ट आ रहा है, तो भाई ये चीज तो एकदम ट्रू है भाई साहब, ए ट्रू है, असर्शन ट्रू आ गया आपका। बात समझ में आती है। रीजन पे आते हैं। रीजन कहता है इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, दो इवेंट कुछ इस प्रकार है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है, देन ए सबसेट होगा बी का। चलो चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बोलता है किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा, बी के। तो इसका मतलब बी किसका सबसेट होगा, ए का होना चाहिए, ए बी का सबसेट होना होगा, ये तो गलत हो गया। तो आर गलत है, आर सीधा गलत है भैया, ए सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया। बात समझ में आती है आप लोगों को, हाँ कॉपी कर लेंगे। चलो इसको, चलिए क्वेश्चन करते हैं यार। इसमें हमसे बोल रहे हैं ई एंड एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। ई और एफ आपके दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या होता है। देखो आपको बताया गया था ई इंटरसेक्शन एफ, अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। बट इसके साथ साथ और भी चीजें होती हैं। जब ये एक्सरसाइज आपको कराई गई थी, सेकंड एक्सरसाइज, तो मैंने आपको एग्जांपल्स में बोला था यार, प्रूफ तो बताया था, साथ में बोला था रिजल्ट याद कर लो सीधा। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका मतलब ई कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट के साथ ये किसके बराबर होगा, ई कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, या फिर ई कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन एफ के साथ ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के साथ। ऐसी आप एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई लोगे तो वो भी ऐसे चलेगा। याद आ रहा है कुछ, ठीक है, ये चीजें बताई गई थी इंडिपेंडेंट इवेंट में आपको। अब फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, हमें बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बेटा, 0.6 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट है आपका 0.6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, कितना हो जाएगा जी आपका, हो जाएगा 1 माइनस 0.6, दैट विल बी 0.4। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा आपको ये चीज निकालनी ना, इसका फॉर्मूला तो तुम्हारे सामने लिख दिया है यहाँ पे। अच्छा ये यूनियन है यहाँ पे, क्या है बेटा आपका, यूनियन है, यूनियन है, यूनियन है, यूनियन निकालना है ना, तो वो चीज अलग होगी। ठीक है, बता दो अभी इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे अपन लोग, डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। अभी फिलहाल इस पे आता है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ दे रहा है, तो जैसे ये दे तो तुम्हारे दिमाग में एक फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ दे रहा है तो ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बच्चे। अब आपके दिमाग में ये देखते फिर से एक और चीज क्लिक करनी चाहिए, इवेंट कैसे इंडिपेंडेंट है, तो मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख दूंगा। ठीक है, निकालना मुझे यार, ये इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, कितनी है, 0.6 गिवन है यार। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अभी अभी निकाली हमने, 0.4 निकाल ली, ये मुझे निकालनी थी वैल्यू, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको लिखूंगा ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ।
तो बेटा ये इधर आएगा 0.6 में से 0.4 का कितना बचा 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा ऐसा करो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन ले लो यहाँ से, इससे और इससे, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अच्छा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके बराबर है बेटा, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट्री तो गए, या तो आप वैल्यू डाल दो यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसकी चलो वैल्यू डाल दी, कितनी है 0.4, तो कितना हो जाएगा 0.6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.6, पॉइंट से पॉइंट हटाए, कितना आंसर आ गया 1/3। अर्श बेटा गलत आंसर आया था आपका, शाबाश, पढ़ाई शुरू कर दो भाई। बेटा डेट शीट भी आ गई अब तो, कब सीरियस होगा तुम लोग। अगला सवाल इसी का दूसरा पार्ट है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, आपको ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वैसे आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, ये लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाला था ना, इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। कैसे निकालोगे, 1 माइनस 1/3, कितना हो जाएगा बेटा 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। या तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए आप, तो यहां पर ई कॉम्प्लीमेंट कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट कितना बच्चा आपका, इट इज 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट कितना था 2/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट 0.6 इंटू 2/3। ऐसा करते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट हटा के 10 लगा दिया नीचे, कितना हो जाएगा सर ये 3/5 तो सर कितना हो जाएगा 3/5 प्लस 2/3 माइनस 3 से 3 कैंसिल, 2/5 एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा जी आपका 15, 5 3 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। फिर यहां मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 9 10 माइनस 6, 19 में से 6 गया 13, तो 13/15 आपका आंसर है, 13/15। बात समझ में आ रही है। एक ऐसे भी कर सकते थे, अदरवाइज आप यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाते तो ये किसके बराबर होता 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाता, इसके बराबर हो जाता। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना बच्चे आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कहाँ गया, निकाला हमने कहीं नहीं निकाला, निकालना पड़ता आपको। हाँ एक सेकंड हाँ 1 माइनस 1 होगा, माय बैड। ये किसके बराबर होता है, डी मॉर्गन्स लॉ लिख देता हूं, ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन विद एफ कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ई इंटरसेक्शन एफ पूरे का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ई का कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है आपका। सॉरी वो 1 माइनस गलती से लिख दिया, यहां पर आप लिखोगे सर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके, ई इंटरसेक्शन एफ पूरे के कॉम्प्लीमेंट के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर होगा। यहां इसके लिए आपको रखनी पड़ेगी, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है जी। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आप जानते हो भली बात थी, एफ की जगह तो ये फ्रैक्शन आ रहा है, ई की जगह 0.6 अपॉन वो कर लेना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो 0.4 है ना, 0.4 रखना। समझ में आ रही बात, आंसर यही आना है, कॉपी करेंगे चलो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास आया था, फ्रॉम द रैंडम वेरिएबल अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को आपका एक साथ फेंका। अच्छा ये नहीं आया था, ये मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे क्वेश्चन मैं अपनी सहूलियत के लिए रख लिया, ये आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। साइमल्टेनियसली आप 2 डाइस को फेंकते हो तो इतने 36 केस बनते हैं सर ये वाले, ठीक है। एक्स डिनोट करता है द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। एक्स क्या डिनोट कर रहा है कि ये 2 नंबर आ रही ना इस डाइस में और इस डाइस में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहा है। एब्सोल्यूट का मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यू लोगे आप, जैसे 1 माइनस 2 कितना होगा -1, बट आप -1 ना लेके क्या लोगे उसकी वैल्यू 1 लोगे। बात इतनी समझ में आ रही है सर आपको, ये बोलते हैं डिफरेंस। तो मतलब आपका जो 2 डिजिट्स हैं ये और ये, मतलब ये 2 डाइस में जो नंबर्स आ रहे हैं इनका जो डिफरेंस आएगा वो तुम्हारा रैंडम वेरिएबल है। बात क्लिक हो रही है। इनका जो इससे पहले क्या होता था, इनका सम होता था। अभी तक जितने आपने क्वेश्चन करे एक्सरसाइज में या फिर मैंने आपको जो कराए थे वहां पे क्या था, सम था। तो ऐसा मत समझना सब चीजें तुम्हें भैया फीडअप करी जाएंगी, कुछ कहीं दिमाग आपने भी लगाना है, ठीक है जी। तो यहाँ बोल रहा है डिफरेंस बताओ भाई, वहां सम पूछ रहा था, सम कितने होते थे हमारे पास,
सब में क्या क्या रैंडम वेरिएबल होते थे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जाता था। अब डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस क्या क्या जा सकता है, तो देखो 1 - 1 0 जा सकता है, 1 - 2 या 2 - 1 1 जा सकता है, 3 - 1 2 जा सकता है, 4 - 1 3 जा सकता है, 5 - 1 4 6 - 1 5 6 - 2 4 वापस से 4 3 2 1 0 जाएगा। मतलब इसका मतलब मैक्सिमम क्या जा सकते हैं 0 1 2 3 4 5, मतलब जो डिफरेंस आ सकता है वो ये आ सकता है। इसका मतलब रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यू लेगा 0 1 2 3 4 5 लेगा। इतनी बात क्लियर है। अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो अब आराम से आप इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं x क्या है। x इज डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट difference of numbers appearing on the two dices। ठीक है, x की क्या वैल्यू हो सकती है, x कैन टेक वैल्यू, क्या वैल्यू ले सकता है बेटा आपका, x कैन टेक वैल्यू 0 लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, 8 5 ले सकता है, इतनी सारी वैल्यूज लेगा। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज की बेटा बात करें तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ x जब क्या रहेगा आपका 0, मतलब आपका क्या है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस इज 0 आ रहा है, तो इसमें कौन कौन से इवेंट आ जाएंगे बेटा 1, 1 जितने भी आपके डबलेट्स है, जितने भी आपके क्या है डबलेट्स है सब आ जाएंगे। सो 1, 1 इस तरीके से 2, 2 3, 3 ठीक है, 4, 4 5, 5 5, 6, 6 ये सब आ जाएंगे इसमें। बात समझ में आ रही है। ऐसे टोटल 6 केस है, 6 अपॉन टोटल कितने होते हैं आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ आउटकम 36 होते हैं, 6/36, काटना नहीं है, डिवाइड नहीं करना, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं x इक्वल्स टू 1, 1 आ जाए बेटा, तो दैट इज डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस इज 1 आ जाए। तो ऐसे इवेंट मत लिखो, आप सीधा लिख दो। अब आप चेक कर लो बस कौन कौन से 1 कब कब आएगा, यहाँ पर देखने को मिल रहा है डिफरेंस 1 हो रहा है 2 1 और 1 2 पे, और कहां पे हो रहा है 6 5 और 5 6 पे। मतलब अच्छा डिफरेंस 1 कब होगा, जब आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगे आपकी, कैसी टर्म्स आएंगे, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, जहां जहां आपको देखने को मिल रही वहां डिफरेंस आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, नॉट 0 1 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। जैसे 3 2 और 2 3, वैसे ही आपका 4 3 और 3 4 और आपका 5 4 और 4 5। क्लियर है। तो टोटल कितने केस हो गए आपके पास 1 2 3 4 5 10 हो जाएंगे सर आपके पास। तो 10/36 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं x इक्वल्स टू 2, मतलब डिफरेंस कितना है सर आपका, डिफरेंस इज 2। तो डिफरेंस 2 कब होगा जी आपका, जब दो के उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 2 का हो रहा होगा। तो वो कौन कौन से, अच्छा जो जो केस हो चुके हैं कवर उनको हम ऐसे मार्क कर देते हैं, तो उनकी तरफ देखेंगे अभी बिल्कुल भी। अब लेते हैं सर डिफरेंस 2 आए, इसमें क्या आ गया 3 1 1 3 आ गया, ठीक है, 6 4 4 6 आ गया, अच्छा 4 2 2 4 आ गया, 3 5 5 3 आ गया, बस आ गया सर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 8/36 हो गया सर, ठीक है। x इक्वल्स टू 3 आ जाए सर, डिफरेंस इज 3। तो 3 कहां मिलेगा डिफरेंस जी आपको, 1 4 4 1, ठीक है, 5 2 2 5 3 6 6 3, कितना हो गया 6/36, ठीक है। दो दो करके काम होते जा रहे हैं भाई साहब। तो फिर है आपका सर x इक्वल्स टू 4, तो डिफरेंस कितना है आपका, डिफरेंस इज 4। तो 4 डिफरेंस कब आ रहा है, इसमें हमें मिल रहा है क्या आपका 5 1 1 5 2 6 और 6 2, कितने हैं 4/36। एंड फाइनली आपका किसकी प्रोबेबिलिटी बेटा, x इक्वल्स टू 5, डिफरेंस इज 5, कितने आ रहे, तो 2/36। तो एक बार ऐड कर लो यार सबके न्यूमरेटर को, 6 10 16 16 8 16 और 8 24 24 से 30 30 34 2 36/36 कितना होता है 1 होता है। तो इसका मतलब आपको जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है बहुत बढ़िया सा सही सा बनने वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर क्या लिखा जाता है, रैंडम वेरिएबल x, फिर उसकी प्रोबेबिलिटीज, रैंडम वेरिएबल x क्या 0 है 1 है
2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आपने लिख देनी है सर। 6/36, 10/36, 8/36, 6/36, 4/36, 2/36। ठीक है, और सारी कॉपी करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन आपका एक केजीएफ से है, ठीक है, केजीएफ से। तो बोलता है चांसेस ऑफ पी क्यू आर गेटिंग सेलेक्टेड एज सीईओ। तो पी क्यू आर क्या बन जाए आपका, सीईओ बन जाए किसी कंपनी में, आर इन द रेशियो 4:1:2 के रेशियो में। क्या अनुपात है उनके सीईओ बनने का? 4.1.2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब पी का ये, क्यू का ये, आर का बाद में। द प्रोबेबिलिटी फॉर द कंपनी टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर अंडर द न्यू सीईओ। आपका बोला गया कंपनी अपने प्रॉफिट्स क्या करेगी, बढ़ाएगी। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि अगर P आपका बन जाता तो 0.3 रहेगी, अगर Q बनता है CEO तो 0.8 रहेगी, R बनता है तो 0.5 रहेगी। आपसे बोलता है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट इंक्रीज कर दिए हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये बोल रहा है प्रॉफिट इंक्रीज हो गए हैं भाई साहब। आपसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ, वो तब हुए जब R को क्या बनाया, CEO बनाया। तो सबसे पहले क्या बनाया जाएगा भाई, E1 और E2 इवेंट क्या होंगे बेटा, E1, E2 और E3 इवेंट क्या होंगे, PQR का सीईओ बनना, ठीक है, इनका सीईओ बनना पहले, तो इनमें से कोई एक सीईओ बनेगा। फिर सीईओ बनने के बाद आपका क्या करेंगे लोग, हाँ ये बन गया तो 0.3 चांसेस है, ये बनेगा तो 0.8 चांसेस है प्रॉफिट बनने के, और ये तो 0.5। बात समझ में आती है? इन तीनों में चीजें क्या है आपका, प्रॉफिट इज इंक्रीज है, सारे प्रॉफिट इंक्रीज है। तो ए इवेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हैज बीन इंक्रीज, ठीक है। एंड ये E1, E2, E3 इवेंट है बेटा, हरकत मत करना, ये तुम दोनों भाई बहन बैठे पीछे, ठीक है, टॉम एंड जेरी। तो अब यहां पर ये क्वेश्चन बनता है आपका रिवर्स प्रोबेबिलिटी का। क्यों बन रहा है, बिकॉज आपसे बोलता है ये हो चुका है, बताओ कि किसने बढ़ाया, भाई आर ने बढ़ाया। तो इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम रिवर्स प्रोबेबिलिटी, जिसको हम किसके थ्रू करेंगे, बेस थ्योरम के थ्रू करेंगे। पहले तो ये क्लिक हो गया ना, आप लोग को इतना समझ में आ गया क्वेश्चन देखने का, तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। चलो इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद क्वेश्चन कहां पे फंसाता है बच्चों को कि यार ये रेशियो में दे दिया यार, इससे पहले तो प्रोबेबिलिटी दिया करता था, या बताता था कि यार इस ये पी के बनने के चांसेस इतने, क्यू के बनने के चांसेस, अगर ये नहीं देता तो तुम 1/3 1/3 1/3 कर सकते थे, क्या पता, ठीक है। बट इसने दे दिया कि भैया इन सबके बनने के चांसेस सीओ ये रेशियो दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा करो, इस केस में किसके बनने के चांसेस कितने हैं, वो रेशियो हम कैसे निकालते हैं, हम इन सबको कर लेते हैं ऐड। क्या कर लोगे इन सबको आप, ऐड कर लोगे सब, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? इसको आप ऐसे समझो कि मैंने भैया आप लोगों को कुछ क्या दिए, पैसे दिए, ठीक है, मेरे पास 100 रुपए थे, मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने तुम लोगों में क्या कर दिया, बांट दिए, 3 लोगों में बांटे हैं। एक को 40 दिए हैं, एक को आपके कितने दिए हैं, 30 दिए, और एक को कितने दे दिए मैंने आपका, दो के पास 30 चलेंगे, कितना हो गया, 40, 20 और फिर से 40 हो जाएगा, अरे यार 10, अब 50, अब सही रहेगा, ठीक है। बात इतनी समझ में आ रही है? तो मैंने इस रेशियो में पैसा बांटा है, तो रेशियो क्या रहेगा, 4:1:5 रहेगा। तो मैं बोलूं इसके पास कितना पैसा गया, इसके पास कितना पैसा गया, तो हम बात करें तो उसके पास टोटल कितना पैसा गया, इन सबको जोड़ लो तुम, कितना है 10, 4/10 पैसा गया, कितना गया इसके पास, 4/10 अमाउंट गया होगा, ठीक है। मान लो 100 रुपीज था, 100 रुपीज का 4/10 कितना हो जाएगा जी, 40 हो जाएगा। बात समझ में आती? तो वैसे ही अगर मैं बात करूं तो पी के चांसेस क्या है आपका, क्या बनने के, सीओ बनने के, तो क्या करो इन सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 4 2 6 7, 4/7 पी के बनने के सीओ के चांसेस है। बात समझ में आ रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पी बनेगा सीओ। मैं आप देख रहा था मोस्टली कॉपी में बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई इसके बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो गलत लिख रहे थे तुम लोग। बात क्लियर है? तो देखो, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए भाई, पी और क्यू आर ये सीओ बनेंगे, फिर उसका ये प्रॉफिट बढ़ाया जाएगा, ये उनकी प्रॉपर्टीज है। आपसे बोलता है प्रॉफिट बढ़ गया, बताओ आर के बनने पे बना है। इसको अगर तुमने ए इवेंट मान लिया है, ये तुम्हारा E3, तो तुम्हें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जब ए ऑलरेडी हो चुका है, ये आपको फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना E1 E2 E3 और ए इवेंट को डिफाइन कर देते हैं, लिख देते हैं ये है एक्चुअल में क्या। तो मैं सबसे पहले ए लिख देता हूं। ए क्या है बेटा, ए इवेंट क्या है आपका, द प्रॉफिट हैज बीन इंक्रीज्ड। ए क्या है, कंपनी इंक्रीजेस इट्स प्रॉफिट, ठीक है। इवन इवेंट क्या है, पी selected as CEO,
E2 क्या है? Q है, PQR है, हाँ, Q selected as CEO. E3 इवेंट क्या है? R selected as CEO. ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज लिख दो। प्रॉपर्टी ऑफ E1 क्या हो जाएगा बच्चा आपका? 4/7, ठीक है, 4/7। प्रॉपर्टी ऑफ E2 क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ E3 क्या हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। बात इतनी समझ में आती है सर आप लोगों को? आयुष जी समझ में आए? हाँ। फिर प्रॉपर्टी ऑफ A/E1, इसका मतलब क्या है कि भाई सीईओ कौन बना? P बना, और उसके बाद प्रॉफिट बढ़ाएगा। उसकी प्रॉपर्टी क्या है? वो तो बोल रहा है सीधा सीधा, कितनी है? 0.3 है। प्रॉपर्टी ऑफ A/E2, मतलब भाई आपका कौन सीईओ बना? Q बना, फिर प्रॉफिट बना, उसकी प्रॉपर्टी दे रहा है 0.8 है। एंड फाइनली प्रॉपर्टी ऑफ A/E3, इसका मतलब क्या है कि भाई R बना सीईओ, उसके बाद प्रॉफिट बनाएगा, ये 0.5 है। अब हमें क्या करना है? बेस थ्योरम लगानी है। बेस थ्योरम, यूजिंग बेस थ्योरम आप लोग बात करोगे, आप लिखेंगे यूजिंग बेस थ्योरम। आप बेस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें निकालनी प्रॉपर्टी किसकी? कि जब कौन बना है सीईओ, मतलब आर सीईओ बना है, हमें पता है कि प्रॉफिट ऑलरेडी क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। इसकी हमें प्रॉपर्टी निकालनी है। तो ये किसके बराबर होता है? बेस थ्योरम कहती है भाई किसके बराबर होगा? पहले फेवरेबल आउटकम, पहले भैया तुम पहले आर को सीईओ बनाओ, फिर प्रॉफिट बढ़ाओ, वो लिखो। तो वो किसके बराबर होगा? प्रॉपर्टी ऑफ E3 इंटू प्रॉपर्टी ए जब आर सीईओ बन चुका। अब प्रॉफिट किन किन तरीकों से बढ़ सकता है? तो P बने, सीईओ, Q बने, या तो R बने। वो सारे इवेंट्स आप लिख दो। प्रॉपर्टी ऑफ E1 इंटू प्रॉपर्टी ऑफ A/E1 प्लस प्रॉपर्टी ऑफ E2 इंटू प्रॉपर्टी ऑफ A/E2 प्लस प्रॉपर्टी ऑफ E3 इंटू प्रॉपर्टी ऑफ A/E3। इन सारी वैल्यूज को आप लिख दो यहाँ पे। प्रॉपर्टी ऑफ E3 कितना है? 2/7। A/E3 की है प्रॉपर्टी 0.5 अपॉन, नीचे क्या है बच्चे आपका? फिर है आपका प्रॉपर्टी ऑफ ये है 4/7 इंटू ये प्रॉफिट बढ़ाएगा 0.3 प्लस 1/7 इंटू 0.8 प्लस 2/7 इंटू 0.5। इसको आपने क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? 7 सबसे आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कट जाना उसमें। तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा यार? 1 हो जाएगा। 10 होता है वैसे, 2 इंटू 5 0.5 है तो 1.01 हो जाना है। नीचे 4 इंटू 0.3 हो जाएगा 1.2 प्लस ये हो जाएगा 0.8 प्लस 1 तो हो जाएगा 2.2 में 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3.0। दैट विल बी 1/3 आपकी इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। बहुत सारी कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग। इसमें हमसे बोल रहा है अ कार्ड फ्रॉम वेल शेफील्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज लॉस्ट। आपसे बोलता है 52 पत्तों में से एक पत्ता आपका गुम हो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, बाकी पत्तों में से आपने एक पत्ता निकाला रैंडमली और पता चला वो क्या है? राजा है, किंग है। ठीक है, किंग कितने होते हैं? वैसे 4 होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग किंग। आपसे बोलते हैं जो गुम हुआ कार्ड है वो किंग है। तो आपको ना एक बार क्लिक करना चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत बढ़िया से कर रखी है 2-3 दफा, तो आप एकदम समझ जाओगे भैया ये क्वेश्चन मिलता जुलता है क्वेश्चन से जो एनसीईआरटी में। यहाँ पर एक ही पत्ता निकाल रहे थे, वहां पर 2 पत्ते निकाल रहे थे। ठीक है, ये बेस थ्योरम जो आपकी एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज, वहां से क्वेश्चन उठाया गया। वहां पे 2 निकालते थे, यहाँ एक ही निकाल रहे हैं। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे? सबसे पहले 2 इवेंट होते हैं, इवन इवेंट होता है और दूसरा E2 इवेंट होता है। इवन इवेंट क्या होता है? लॉस्ट कार्ड आपका, मान लो पहला कार्ड जो पत्ता गुम हुआ वो क्या है? किंग हो सकता है, लॉस्ट कार्ड किंग है। और E2 इवेंट क्या है? लॉस्ट कार्ड इज नॉट किंग। बात समझ में आती है सर आपको? ये 2 इवेंट हो रहे हैं, ये तो हो रहा है। फिर इसके बाद आपका एक पत्ता गुम हो चुका है, तो इसके बाद आपके पास पत्ते बचेंगे कितने? 52 पत्ते होते हैं, उनमें से बचेंगे कितने? आपके 51 बचेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे? उसके बाद अब आप एक कार्ड निकालते हो, तो वो कौन सा कार्ड निकाल रहे हो? राजा ही निकालोगे सर, यहां और यहां। ठीक है, 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं। ये 2 इवेंट होने के बाद कार्ड निकाला जाता है और वो कार्ड क्या निकलता है? किंग। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई हमने पत्ता निकाला, कार्ड गुम हो चुका, उसके बाद हम पत्ता निकाल रहे, किंग निकला। क्या निकला? किंग निकला। प्रोबेबिलिटी बताओ कि भाई तुम्हारा जो पत्ता गुम हुआ था, जो कार्ड गुम हुआ था, वो क्या था? एक्चुअल में किंग ही था, नॉन किंग नहीं था। इट वाज नॉट अ, मतलब किंग नहीं, किंग ही था, किंग नहीं था वाला। इस वाले को हटा दो, इसको हटाओ, बोल नहीं पा रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसे बोल दिया है। बात समझ में आ रही है? तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जब ए ऑलरेडी हो चुका है सर।
मैं जरा लिख के बताता हूँ इसको और आपको क्लियर होगा, ध्यान सुनना मेरी बातें, ठीक है? पहले सुन लो फिर कॉपी कर लेना। इवन क्या है आपका? इवन इवेंट है लॉस्ट कार्ड इज किंग। E2 इवेंट क्या हो जाएगा? लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ किंग, राजा नहीं है, ठीक है? ए इवेंट क्या है? ड्रॉइंग किंग फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। रिमेनिंग कार्ड्स हमने किंग ही निकाला, रिमेनिंग कार्ड्स, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान समझना, आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा। हम बोल रहे हैं एक पत्ता गुम हुआ जो किंग था, तो किंग टोटल कितने होते हैं भाई? उस एक पत्ते के जिसके हम गुम कराने की बात कर रहे हैं, तो वो कितने होते हैं किंग? 4 होते हैं। तो तुम्हारे फेवर में 4, तुम्हें राजा को गुम करवाना ना, तो 4/52 उस एक पत्ते की प्रोबेबिलिटी वो राजा हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 4/52 तो होगी। इतनी बात क्लियर होती है सर आपको? तो इसका आंसर कितना आ गया सर? 1/13 आ गया जी। चलो अच्छी बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करते हैं बच्चा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा? कि जो लॉस्ट कार्ड था वो किंग ना हो। इसका कॉम्प्लीमेंट ही तो है ये, 1 - 1/13 कर दो, या फिर आप 48 जो नॉन किंग होते 48/13 कर दो। आंसर दोनों में 12/13 ही आना है। इतनी बात समझ में आती है? क्लियर हो रही इतनी बात सर? अब ध्यान से समझो। अब यहां पर देखो, अब आपको निकालना है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/even। इसका मतलब क्या समझो? इसका मतलब क्या है? हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं? ड्रॉन कार्ड। ड्रॉन कार्ड क्या है? ड्रॉन कार्ड इज किंग 48/52 था, फ्लो में हो गया 48/52, 12/13 हो जाएगा। चलो अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/even निकालना है। A/even निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है? A मतलब हो चुका, मतलब सॉरी A करवाना है, मतलब किंग निकला। जब मुझे क्या पता है? ड्रॉन कार्ड इज किंग, गिवन दैट क्या पता है आपको? लॉस्ट कार्ड क्या है? आपको पता है भाई गुम हुआ किंग है यार। तो देखो टोटल कितने कार्ड थे तुम्हारे पास? 52। 52 में से एक पत्ता चला गया, टोटल कितने बचे लगते हैं? 51। और आपको पता है वो जो पत्ता गुम हुआ वो कौन सा है? राजा। तो राजा टोटल कितने बचे? 4 में से 3 ही तो बचे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो अब तुम निकालोगे पत्ता, वो एक पत्ता, उसकी प्रोबेबिलिटी किंग निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 टोटल पत्ते 51 थे, और उनमें से भी जो गुम हुआ राजा है, तो राजा 4 होते हैं, बचे 3 थे, तो वो पत्ता राजा ही, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/51 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है सर आप लोग को? क्लियर है? उसी तरीके से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं आपसे बोलूं क्या? A/E2। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा ड्रॉन कार्ड क्या है? ड्रॉन कार्ड इज किंग। हाँ, ड्रॉन कार्ड इज किंग व्हेन लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ किंग। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/50, नॉट 4/52, हाँ 4/51 हो जाएगी सर। 4/51। भैया वो कार्ड नॉन किंग था ना जो गुम हुआ, तो किंग तो 4 ही अपने पास, कितना में से ढूंढना है? 51 में से ढूंढना है, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/51 हो जाएगी सर। बात समझ में आती है? पीछे को आ रहे हो तुम लोग, बोल रहे हो भाई अच्छा इसकी प्रॉपर्टी हमने बता दी सर, किंग निकले, उसकी प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं? 3/51, जब किंग ही घुमा 4/51 इसकी प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं क्या? ये बताओ भाई कि ए इवेंट हो चुका, अब इसके होने की प्रॉपर्टी बताओ। आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जब ए हो चुका है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम? बेस थ्योरम। रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो बेस थ्योरम का प्रयोग करा जाएगा। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो किसके बराबर होता है? फॉर्मूला क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालेंगे, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A/even। ये चीज मतलब राजा कितने तरीकों से निकल रहा है? एक बार पहले आप पत्ता आपका राजा ही गुम होता है, तब राजा निकालते हैं, ठीक है? दूसरी दफा आपका पत्ता जो गुम हुआ, जो कार्ड गुम हुआ, राजा नहीं है, फिर आप किंग निकालते हैं। किंग को 2 तरीके से निकाला जा सकता है, वो आपने लिख दिया, टोटल आउटकम्स। अब इनकी वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना आ रहा है बच्चा आपका? इट इज 1/13 इंटू करना प्रोबेबिलिटी ऑफ A/even कितना आ रहा है सर? 3/51 अपॉन नीचे कितना आ रहा है सर? 1/13 इंटू 3/51 प्लस 12/13 इंटू 4/51। आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 3/13 इंटू 51 आप कॉमन ले सकते हो, यहां से भी और यहां से भी आ जाएगा। तो क्या बचेगा सर? यहां बचेगा नीचे 1, यहां बचेगा 1 प्लस यहां से 3 कॉमन लिया तो कितना बचेगा? कहां? अरे मैंने 3/13 इंटू 51 कॉमन लिया ना, ऊपर का 3 भी ले लिया, यहां से भी 3, यहां से भी 3 ले लें, 4 4 जाए कितना बचेगा तेरा? 16। तो 1/17 इज द आंसर, 1/70। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका रैंडम वेरिएबल जब मैं करा रहा था तब मैंने आपको बताया था, ठीक है, हल्का सा रिकॉल कराता हूँ, बट ये थोड़ा सा उससे एक लेवल हल्का सा ऊपर चला गया। यहाँ पे बोल रहा है अ बाइस्ड डाई इज ट्वाइस एज लाइकली टू शो एन इवन नंबर एज एन ऑड नंबर। वहां पर क्या था, आपका कॉइन था, अगर आपको याद हो, मैं जब आपको जो रैंडम वेरिएबल वाली वीडियोस डाली हमने, वहां पे हमारा कॉइन था कि हेड और टेल में आने, मतलब हेड के आने के चांसेस 3 टाइम्स ऑफ टेल था ना, फिर हम ऐड करे थे ना दोनों की प्रॉपर्टीज, बोल रहे थे 1 के बराबर होगा, वही केस यहाँ पे भी लग रहा है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करो। आपसे बोलता है एक 22 डाई है जहां पे बोलता है कि भाई साहब जो इवन नंबर है ना, मतलब 2 4 6, उनका आना डबल है किससे, जो ऑड नंबर्स हैं। अगर अगर ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, x है, तो इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 2x हो जाएगी। इतनी बात समझ रहे हो आप, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 के, एंड हमने लेट कर लिया, हम लेट कर लेंगे, चलो लेट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, ये आपने किसके बराबर मान लिया, x के बराबर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 है, मतलब इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी से जस्ट क्या है, डबल है। इतनी बात समझ में आती है सर आपको, क्लियर है? हाँ, अच्छा अब मुझे आप बताओ यार, ये सारे के सारे एलिमेंट्री इवेंट है ना, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का आना, ये आपका जब आप डाइस फेंकते हो कितने इवेंट आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो आपने ये पढ़ा था प्रीवियस क्लास में एक्सोमेटिक अप्रोच में कि भाई साहब इन सबकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी, 4 के आने की प्रोबेबिलिटी, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी और 6 के आने की प्रोबेबिलिटी, सबका सम कितना हो जाएगा बेटा, 1 ही तो होगा। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। सारे आउटकम्स के आने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। यही तो हेड और टेल वाले में कर रहे थे यार, हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ आपके क्या है, आउटकम्स 6 हैं, वहां 2 थे, ठीक है। अब बेटा यहाँ बताओ इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी x 2x x 2x x 2x कितना हो जाएगा, 6x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 9x 9x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने पास, 1/9 आ जाएगी। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपसे क्वेश्चन में देखो, अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन आपसे बोलता है कि ये इतना कंडीशन तो हमने क्लियर कर दी कि भाई आपका क्या है, कि आपका किसी भी डाइस का डाइस में आपका इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी ऑड्स के डबल है, तो ये आपने लिख दिया। अब आपको पता चल गया इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/9 होगी, 135 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/9 है, सॉरी ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/9 है, और इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/9 है। इतनी बात क्लियर हो रही है सर आपको, फाइन। अब आपसे बोलता है सर आपका क्या करा गया, एक डाई को है कितनी दफा फेंका, 2 दफा फेंका, ट्वाइस, थ्रोन ट्वाइस है ना, तो कितने केस बनेंगे, 36 केस बन जाएंगे सर आपका, टोटल 36 केस विल बी देयर। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सिक्सेस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है नंबर ऑफ सिक्सेस का इस थ्रो में। तो इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम रैंडम वेरिएबल। कहां से क्वेश्चन आ गया, रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन आ गया, सीधी बात। फिर आपसे बोलता है मीन भी निकाल दो, इसका क्या निकाल दो, मीन भी निकाल दो। तो सबसे पहला काम तो तुमने क्या कर दिया भाई, आपने प्रोबेबिलिटी का तामझाम पूरा क्लियर कर दिया कि प्रोबेबिलिटी भाई क्या क्या हो सकती है। अब आपको रैंडम वेरिएबल बताना है, तो x क्या है, x इज क्या है, x इज नंबर ऑफ सिक्सेस इन थ्रो ऑफ 2 डाइसेस। 2 डाइसेस में आपका कितने 6 आएंगे आपको ये बताना है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x कैन टेक वैल्यू, भाई जब तुम 2 डाइस फेंकते हो बेटा, 2 डाइस फेंकते हो तो उसमें 6 कितने आ सकते हैं, या तो 2 6 आएंगे, या तो 1 6 आएगा, या तो एक भी नहीं आएगा भाई। तो आपके x की वैल्यू क्या हो सकती है, रैंडम वेरिएबल की 0 1 और 2 हो सकती है। फिर हम बात करते हैं किस पे, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है नो 6 अपीयर, कोई भी 6 ना आया हो, ठीक है, दोनों में 6 आपका नहीं आया है। अब यहां पर सी बनेगा सर, हाँ। अब बताओ प्रोबेबिलिटीज क्या रहेंगी आपका, एक बार तुम ट्राई कर सकते हो। यहां इसके आगे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी अगर 6 ना आया हो तो ट्राई करा अगर आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी दैट कोई 6 नहीं आएगा, तो सबसे पहले मैं बताता हूं प्रोबेबिलिटी 6 अपीयर्स, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। इसको मैं 6 अपीयर्स को ऐसा मान लेता हूं,
एस से डिनोट कर ले इसको या फिर किससे, ए से चलो ए का आना, इसको हम ए मान लेते हैं, 6 अपीयर्स को हम ए मान ले रहे हैं, 6 आया, ठीक है, क्लियर है बात, या कुछ मत मानो, हटाओ, 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बताओ, भो अबे 2 इंटू एक्स है, 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है, तो 2/9 नहीं रहेगी, यहां 36 केस के फ्लो में मत बह जाना, ठीक है, वो तो मैं तुम्हें बोल दे 36 केस है, तुम उसके फ्लो में क्यों चले गए भाई साहब, यहाँ गिवन है ना, प्रोबेबिलिटी तो निकाल के बैठे वहां पर लोग, 2/9 है उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर ऐसे बोलूं प्रोबेबिलिटी दैट 6 नॉट अपीयर, बताओ, हाँ भाई 1 से माइनस कर दो ना इसको, 2/9 को 1 से क्या कर दो आप, माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 1 माइनस 2/9 दैट विल बी 7/9, अब आपसे क्या बोल रहा है, 6 नहीं आया, दोनों डाइस में नहीं आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 7/9 इंटू 7/9 हो जाएगी, दैट विल बी 49/81, ठीक है, नेक्स्ट है आपका x इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी, x इक्वल्स टू 0 आ गया, अब x इक्वल्स टू क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं, इसका मतलब है 6 अपीयर इन 1 डाइस, किसी एक डाइस में आ रहा है 6, इसकी प्रोबेबिलिटी, अब यहां पर दो केस बनेंगे, पहली डाई में 6 है, दूसरे में ना है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/9 इंटू 7/9, ये तो होगा, पहले में आया दूसरे में नहीं है, दूसरे में ना आने की प्रोबेबिलिटी 7/9 है, ऐसे कितने केस होंगे, 2 केस होंगे ना, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब दूसरे में क्या होगा, पहले में नहीं आया दूसरे में आ गया सर, तो इसको ऐड करो कितना हो जाएगा सर, 7 2 जा 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 28/81 हो गया सर, बात समझ में आती है। फिर नेक्स्ट केस क्या है आपका, दोनों में क्या हो जाए, 6 आ जाए, 6 अपीयर, हाँ दोनों में छक्का आ गया, 6 अपीयर ऑन बोथ डाई, क्लियर है, तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 2/9 इंटू 2/9 दैट विल बी 4/81, एक बार ऐड कर लो न्यूमरेटर को, 49 प्लस 28 प्लस 4, 28 प्लस 4 कितना होता है 32, 32 और 49, 2 49 और कितना हो जाएगा 51, 51 और 30 81 आ रहा है सर, 1/1 आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ना थोड़ा अलग से बना देता हूँ, ये ले लेता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, इस तरीके से बना लेंगे, बिकॉज यहीं पे हम लोग क्या निकालेंगे इसका, हमें मीन भी निकालना है इस क्वेश्चन में, क्या निकालना है बेटा आपको, इसका मीन भी निकालना है, तो x और इसका प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल का, तो 0 1 और 2, 0 इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी 49/81, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बेटा 28/81 और इसकी प्रोबेबिलिटी थी 4/81, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गया। अब आपसे बोल रहा था इसका क्या निकाल दो बच्चे, मीन निकाल दो, तो मीन को ऐसे लिखते हैं एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल, ये लिखते हैं, और ये किसके बराबर होगा 0 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1 इंटू 28/81 प्लस 2 इंटू 4/81, ठीक है बेटा, एलसीएम 81 और 81 ही रहेगा यहाँ पे नीचे, ऊपर 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा 36, कैंसिल हो रहे हैं, 9 से हो जाएगा 4/9, ये आ गया सर, ये आपका एक्सपेक्टेशन आ गया, 4/9 आ गई, क्लियर है, डेसिमल में निकालना चाहते हो डेसिमल निकाल सकते हो, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 समथिंग, ठीक है, तो ये आपका मीन आ गया, और ये आपका क्या था रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ निकाला, फिर टेबल यहाँ बाद में बना लिया था, तो कॉपी कर सकते हो आप, इसको कॉपी करेंगे, पहले इसको करोगे फिर इसको कर लोगे, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन रैंडम वेरिएबल, देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया रैंडम वेरिएबल से, 8 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी यानी इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको रैंडम वेरिएबल से देखने को मिल रहे हैं, देखो ना, इससे पहले वाला भी रैंडम वेरिएबल से था, ये भी रैंडम वेरिएबल से है, अभी केस स्टडीज मिलेंगे वहां पे भी आपको रैंडम वेरिएबल देखने को मिलेगा, तो इसलिए रैंडम वेरिएबल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है, ठीक है जी, तो चलो यहाँ देखते हैं, आपसे बोलता है रैंडम वेरिएबल एक्स है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये दे रहा है, और मीन भी दे रहा है इसका, क्या दे रहा है आपको, मीन दे रहा है इसका, मीन कैसे निकालते हैं, इनको इससे मल्टीप्लाई करके रैंडम वेरिएबल को उनकी प्रोबेबिलिटी से फिर ऐड कर देते हैं, तो वो एक रिलेशन बनेगा ए और बी में, देखो आप देखो यहाँ पर अभी तक क्या होता था,
जब भी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन होता था या वेरिएबल होता था वो हमेशा एक ही होता था, या तो k या तो x ऐसा होता था, तो हम सबको ऐड करके 1 के बराबर रख के उसको निकाल लेते थे। बट यहाँ पर इन्होंने 2 वेरिएबल डाल दिए, तो इसका मतलब 2 वेरिएबल डाले तो आपके पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए। वो 2 इक्वेशन कैसे बनेंगे देखो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, हमें पता है कि आपका क्या होता है सिग्मा पी आई, आई 1 से लेकर n, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है सबको जोड़ दोगे जी, 0.2 प्लस a प्लस 0.2 प्लस b इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जी आपका 2a प्लस b किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 1 माइनस 0.4, तो 2a प्लस b किसके बराबर आ गया, 0.6 के बराबर। आपकी पहली इक्वेशन ये बन जाएगी यार। फिर उसके बाद आपको दे रहा है एक्सपेक्टेशन, दैट इज मीन की वैल्यू दे रहा है, तो मीन किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू सिग्मा xi इंटू पी आई, इसके बराबर होता है। तो आपको इनको मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेशन दैट इज 3 के बराबर रख देना है। 1 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस 2 इंटू ए 2a, 3 इंटू ए 3a प्लस 4 इंटू 0.2 0.8 प्लस 5b, फाइन। अब बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 0.8 और 0.2 कितना हो जाएगा, 1 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 बराबर 2a प्लस 3 कितना हो जाएगा, हाँ 5a प्लस 5b, 5 कॉमन ले लोगे 2/5 बराबर a प्लस b आ जाएगा बच्चा आपका। तो ये हो गई आपकी पहली, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ऐसा करो माइनस कर दो, अच्छा 2/5 को क्या लिख सकते हो आप, 0.4, ठीक है, तो a प्लस b आपका 0.4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करो यार, ऐसा करो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे तो क्या होगा, 2a में से a गया, सॉल्व करा आपने, सॉल्विंग 1 and 2 बोल देते सीधा। देखो 2a में से a का कितना बचेगा, ये b में से b का 0.6 में से 0.4 का कितना बचा, 0.2, पॉइंट हटाओगे नीचे 10, 1/5, a की वैल्यू कितनी आ रही है 1/5, सॉल्व करो 1/5 मतलब 1/5 बोले तो कितना 0.2, तो 0.4 में से 0.2 का फिर से 0.2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू भी कितनी आ रही है ऑल्सो, b की वैल्यू भी कितनी आ रही है 1/5। आपको क्या करना था, a और b की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b निकाल ली। उसके बाद बोलते हैं ये निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये निकालना है प्रोबेबिलिटी x रैंडम वेरिएबल जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो, तो ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5। आपसे बोलते हैं जब रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू 3 या 3 से अधिक हो, 4 या 5, इन सबका प्रोबेबिलिटी को ऐड करके, मतलब इन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब जोड़ के आपको बतानी होती है सर, ठीक है जी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 कितना है, a प्लस 0.2 b कितना है, b लिख दो यहाँ पे, तो 1/5, 0.2 कितना होता है 1/5 कितना आ जाएगा 3/5, फाइनल आंसर, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अब इस पे ना हमारे पास और भी क्वेश्चन है जो केस बेस्ड स्टडीज पे, तो उसको अगले पार्ट में अपन लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चंस करे आपके 3 मार्कर्स और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करे। अगली क्लास में अपन लोग क्या करेंगे, जो आपके पीवाईक्यूज में केस बेस्ड स्टडीज है उनको कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।